हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। आप सब जानते हैं एसएससी एमटीएस का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। उसी को ध्यान में रखकर ऐसे ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको नंबर दिलाएंगे। पूरी क्लास को आप नोट कीजिएगा वन लाइनर नोट्स के रूप में। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 5 से 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे प्रश्न। हमसे पहला सवाल कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अरुणाचल प्रदेश का है, नई दिल्ली का है, सिक्किम का है कि गोवा का है। दोस्तों आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो आपको नोट करके रखना है नई दिल्ली। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर यहीं पर आपसे सवाल पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। ये दोस्तों न्यूनतम है, इसको भी आप ध्यान में रखें। और कितना है, 17 है। ये आंकड़ा आप याद रखें, परीक्षा में 100% आपकी सवाल बनेगा। और दोस्तों यहाँ पर गोवा देके रखा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि 2011 की जनगणना में अधिकतम साक्षरता दर कहाँ की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा को लेकर। बिहार की है, केरल की है, सिक्किम की है, मिजोरम की है। दोस्तों आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिकतम साक्षरता दर कहाँ की है, तो आपको याद रखना है केरल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, तो आपको याद रखना है बिहार, यहाँ पर न्यूनतम। ये दोस्तों ऐसे आंकड़े हैं जो आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों हम बात करें सिक्किम, 36वां संविधान संशोधन, कौन सा, 36वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये कब का है, 1975 का है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं वर्तमान में सिक्किम इसके मुख्यमंत्री कौन है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 इसका विजेता कौन बना। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देखे जाएगा ये सवाल। भारत बना है, इंग्लैंड बना है, दक्षिण अफ्रीका बना है कि ऑस्ट्रेलिया बना है। आप सब जानते हैं अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 इसका विजेता कौन बना था, अपना भारत देश बना था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और किसको हराया था, ये इंग्लैंड को हराया था। तो इसका उपविजेता कौन, उप विजेता, इसका उपविजेता कौन बना है, इंग्लैंड। और दोस्तों इसका आयोजन कहां पर हुआ है, दक्षिण अफ्रीका। ये दोस्तों कौन जीता है, किसको हराकर जीता है, और इसका आयोजन, ये तीनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा को लेकर। इन तीनों सवालों को आप याद रखें। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए अंडर 17, दोस्तों आपको याद होगा अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो आपको मैंने कई बार नोट कराया है। ये 2 सवाल आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो अंडर 19 T20 महिला विश्व कप वाला, एक अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप वाला। ये दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था, अपने भारत देश में हुआ था। कौन जीता था, तो आपको मैंने बताया था स्पेन। कौन जीता था, स्पेन जीता था। किसको हराकर, कोलंबिया को हराकर जीता था। और इसका शुभंकर क्या था, ईभा। इतनी बातें आपको नोट करनी है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा वाला सवाल। बेन स्टोक को चुना गया है, बाबर आजम को चुना गया, सुमन गिल को चुना गया, सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये किसको चुना गया है, तो आपको नोट करना है बेन स्टोक। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। अगर आपसे पूछा जाए आईसीसी मेंस ओडीआई, दोस्तों कौन, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, बाबर आजम को चुना गया। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कमेंट करके बताना है सूर्य कुमार यादव, इनको क्या बनाया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। 360 डिग्री
इस नाम से कौन फेमस है? सूर्य कुमार यादव। दोस्तों सुमन गिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले दोस्तों कौन बन चुके हैं? दोहरा शतक लगाने वाले, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? सुमन गिल। इतनी बातें आपको नोट करनी है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना? यह सवाल भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। केरल बना है, पश्चिम बंगाल बना है, कर्नाटक बना है कि सौराष्ट्र बना है? दोस्तों आपको बता दें संतोष ट्रॉफी 2023 इसका विजेता कौन बना है? कर्नाटक। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए संतोष ट्रॉफी 2022 वाला विजेता कौन था? केरल। कौन था? केरल। किसको हराया था? पश्चिम बंगाल को हराया था। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अब दोस्तों यहाँ से एक बात आपको और नोट करनी है। अब केरल की बात आई है तो आपको मैंने कई बार नोट कराया है। केरल से दोस्तों आपको क्या याद रखना, इसकी भाषा कौन सी? मलयालम। इसकी भाषा कौन सी है? मलयालम। और दोस्तों केरल के दो बहुत ही फेमस डांस कौन से हैं? शास्त्रीय नृत्य जिनको बोलते हैं, कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है कथकली और मोहिनी अट्टम। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ऋतुराज अवस्थी या केवी यादव? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये तीनों नाम आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे। दोस्तों भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है आर वेंकट रमणी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप रट डालें। बात करते हैं महान्यायवादी को लेकर। इनका दोस्तों आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 76। अगर आपसे पूछा जाए भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 76। और अनुच्छेद 76 यानी कि ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ये दोस्तों कौन है? कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ये सब सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। ऋतुराज अवस्थी ये दोस्तों कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन बनाए गए हैं? ऋतुराज अवस्थी। ये नाम आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को अंत तक देखें। 100% आज की क्लास से 5 से 6 सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दिल्ली सल्तनत से दोस्तों एक सवाल हर परीक्षा में पूछा जाता है आपकी एसएससी की। बात करते हैं रजिया सुल्तान, इनको गद्दी पर कब बैठाया गया? 1226, 1240, 1242, 1243। दोस्तों आपको बता दें रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी? 1236 को। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था? 1240। आपको बता दें रजिया सुल्तान की मृत्यु ये कब हुई थी? 1240 में हुई थी। इसको भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों 1 से 2 आंकड़े आपको नोट करने हैं, जैसे कि बलवन ये दोस्तों गद्दी पर कब बैठे थे? तो आपको याद रखना है 1266 से 1287 इनका दोस्तों कार्यकाल था। ये 1266 से 1287 बलवन का कार्यकाल था। इसको आप नोट करें, आपकी परीक्षा में 100% ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक एक और नोट कर लें दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक इनका दोस्तों कार्यकाल कब से था? 1206 से 1210। ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। 100% सवाल बनेगा इस आंकड़े से। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हर परीक्षा का दोस्तों एक सटीक सवाल यानी कि एक दोस्तों बिल्कुल पूछा गया सवाल है। 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, 9 राज्यों से कि 10 राज्यों से? आप सब जानते हैं भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती? 8 राज्यों से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। अब दोस्तों वो 8 राज्य कौन कौन से हैं वो आपको याद होने बहुत जरूरी हैं। उससे संबंधित एक ट्रिक मैं आपको नोट कराता हूँ, उनको आप नोट करें। दोस्तों ये खुद से बनाई हुई ट्रिक है, कहीं पर कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। आप इसको ऐसे याद करें, गुराम, छज्जा, पत्र और एक लास्ट में मिला। आप इतना याद कर लें, गुराम, छज्जा, पत्र, मिला। ये दोस्तों ट्रिक है, ये खुद से बनाई हुई ट्रिक है, इसको आप नोट करें। इसके द्वारा आप इन 8 राज्यों को कभी नहीं भूलेंगे। गु से गुजरात, राज्य से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड
और छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्रा से त्रिपुरा, मा से मिजोरम। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये दोस्तों 8 राज्य हो गए। इसको आप ऐसे याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। कमेंट करके बताएं ट्रिक कैसी लगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट में जरूर थम्स अप करके जरूर भेजिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 23 जनवरी, 16 सितंबर। ये चारों दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विश्व हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आप सबको पता है 10 जनवरी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, इसका कारण क्या है? आपको बता दें 10 जनवरी 1975, 10 जनवरी 1975 इसको दोस्तों क्या हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? नागपुर में। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस है। और दोस्तों इस बार 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो आपको नोट करना है फिजी में। करंट अफेयर का एकदम लल्लन टॉप सवाल है। आपसे पूछा जाएगा 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? फिजी के अंदर। बात करते हैं 14 सितंबर, इसको क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसको मनाया जाता है, आपको याद होगा। इसके अलावा 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? आपको याद होगा, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। अब आपको कमेंट कर कर बताना है पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 16 सितंबर इसको क्या मनाते हैं? तो आपको याद होना चाहिए O3 यानी कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। आपको मैंने कई बार नोट कराया है। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल, या दोस्तों इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल का बहुत ही लल्लन टॉप सवाल। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। दोस्तों आपको बता दें उपाधियों का अंत, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 18। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। अनुच्छेद 14 इसमें क्या है? विधि के समक्ष समानता यानी कि समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार किसके अंदर है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 इसके अंदर दोस्तों क्या दिया गया है? तो आपको नोट करना है किसी भी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल 15। और अनुच्छेद 17 बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल, इसको कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत किसके अंदर है? अनुच्छेद 17। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 1A, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों मैंने आपको कई बार नोट कराया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि दोस्तों जो बोलने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, यानी कि फ्रीडम टू स्पीच किसके अंदर है? अनुच्छेद 19 1A। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप लिख लें, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। अनुच्छेद दोस्तों बात करते हैं 20, इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सॉरी दोस्तों अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक फ्रीडम किसके अंतर्गत है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 में। बात करते हैं अनुच्छेद 21A, इसमें क्या है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किसके अंदर है? अनुच्छेद 21A। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब आप कमेंट करके बताएं बलात् श्रम, बलात् श्रम पर रोक। बलात् श्रम पर रोक इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% इस स्लाइड से सवाल पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32, 124, 129, अनुच्छेद 37।
दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 124 यानी कि 124। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, इन सब चीज़ों का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124 में। बात करें अनुच्छेद 129, इसमें क्या दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये दोस्तों किसके अंदर कहा गया है, तो आपको नोट करना है अनुच्छेद 129 के अंदर कहा गया है। अनुच्छेद 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करके देता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी करके देता है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा। और इसका संबंध किससे है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 32 के अंदर है, इसको आपको नोट करना है। बात करते हैं अनुच्छेद 37, इसका संबंध दोस्तों किससे है, जल्दी से कमेंट कर आपको बता देना है। दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल को लेकर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट नोट करा दिया, अब हाई कोर्ट की बारी। दोस्तों हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 226 है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किसके अंतर्गत कहा गया, अनुच्छेद 215। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप लिख लें। और हाई कोर्ट का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल 214 है। यहाँ पर आर्टिकल 214 हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 215। बात करते हैं अनुच्छेद 226, इसमें क्या है, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करेगा, 6 प्रकार की रिट जारी करेगा। लेकिन किस आर्टिकल के तहत करेगा, आर्टिकल 226 के तहत करेगा, इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अब आपको कमेंट करके बताना है राष्ट्रपति का महाभियोग, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो मैंने आपको बताया था अमेरिका से ली गई है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया। हिस्ट्री का एकदम लल्लन टॉप सवाल है। भारत छोड़ो आंदोलन, लाहौर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया, तो आपको नोट करना है कौन सा दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। करो या मरो का नारा दोस्तों कहाँ पर दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब का है, तो आपको मैंने नोट कराया था 9 अगस्त 1942। यह है भारत छोड़ो आंदोलन। और इस समय वायसराय दोस्तों कौन थे, लिन लिथ गो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, लिन लिथ गो, उस समय ये वायसराय थे भारत के, इसको आप लिख लें, सवाल परीक्षा में पूछा गया सवाल है। बात करते हैं लाहौर अधिवेशन, ये कब का है, 1929 का है। और लाहौर अधिवेशन इसी में दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और दोस्तों लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बात करते हैं हरिपुरा अधिवेशन, यह कब का, 1938 का है हरिपुरा अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, आपको याद होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका संबंध किस वर्ष से है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताने हैं। जितने सवाल दोस्तों मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा है, उनके सारे जवाब आपको एक लाइन से छाप कर देना है। 100% आज की क्लास से 4 से 5 सवाल आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। यहाँ पर मैं आपको 5 डेटें नोट कराऊंगा और 100% एक डेट आपकी परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 12 जुलाई 1947, सॉरी दोस्तों 22 जुलाई 1947, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947। दोस्तों आपको बता दें संविधान सभा इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं 13 दिसंबर 1946, इसको क्या हुआ था,
प्रस्तावना को दोस्तों पारित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना को कब पारित किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। और प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया, तो आपको नोट करना है, प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947। आपसे यहाँ से 2 सवाल बनते हैं। प्रस्तावना को पारित कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया गया, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पर एक डेट देके रखी हुई है 22 जनवरी 1947। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज इसको दोस्तों कब अपनाया गया था, तो आपको याद रखना है, इसको अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को दोस्तों इसको अपनाया गया था। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। और एक डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो आपको याद रखना है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत, इन दोनों को दोस्तों कब अपनाया गया, तो आपको नोट कर लेना है 24 जनवरी 1950। ये 5 तारीखें आप नोट करके रखें। आप कोई सा भी एग्जाम उठाकर देखें, हर एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है, आपकी परीक्षा के अंदर है। दोस्तों ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण सवाल और उनसे संबंधित सटीक विश्लेषण। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।